हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रही हैं आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस लेसन के पार्ट 1 को हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। ओके, तो देखिए पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे सोसाइटी में वुमेन्स और कास्ट जो है सिस्टम होता था। वुमेन्स के लिए जो सिस्टम बने होते थे और कास्ट के लिए जो सिस्टम बने होते थे उससे कितना इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इविल्स थे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। ओके तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, जिनमें इंडियन रिफॉर्मर्स बहुत बड़े लोग थे। ये मतलब बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने इंडियंस के लिए जो गलत रिचुअल्स थी, गलत परंपराएं थी, उन सबको ख़त्म करने के लिए आगे आए और जो है इन चीज़ों को हटाया सोसाइटी से। बड़ी मेहनत लगी। जैसे कि मैंने शुरुआत के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि सती सिस्टम जो कि यहाँ होता था, और ये पेंटिंग के बारे में आपको बताया था कि 1813 में बल्थजार सोल्विन ने ये पेंटिंग बनाई जिसमें इंडिया के समाज में, इंडियन सोसाइटी में सती करते हुए दिखाया गया और फिर बाद में ये बैन कर दी गई। और 1829 में सती सिस्टम बैन हुआ था। इंडियन रिफॉर्मर्स ने बहुत बड़े लेवल पे क्रिटिक किए थे इस रिचुअल पे, और उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, जो कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। उससे पहले हेस्टिंग्स हुआ करते थे 1773 में, बंगाल के गवर्नर जनरल जो कि पूरे इंडिया को कवर करते थे। और अब लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, उनके ऑर्डर से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। फिर हमने बात की थी एक हिंदू सोसाइटी में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो अभी 2005 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया। इसमें वुमेन्स को और गर्ल्स को प्रॉपर्टी राइट दिए गए हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए हमने बात की कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे, किस तरह का कास्टिज्म इंडिया में होता था। हमने बात की थी कि वर्णा सिस्टम में जो ब्राह्मणों ने तैयार किया था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियाँ होती थी, और शूद्रों में भी अति शूद्र बना दिए जाते थे जिनको अनटचेबल कहा जाता था। इनके बारे में हमने बताया, ठीक है, अनटचेबल उनको कहा जाता था। ओके, और उसके बाद देखिए चेंजिंग्स शुरू हुए 19 और 20th सेंचुरी में, लगातार चेंज होते गए इन चीज़ों में। और देखिए इसी में वर्किंग टुवर्ड चेंज में हमने पढ़ा था कि कैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और पम्पलेट्स वगैरह छापे जा रहे थे, लीफलेट छापे जा रहे थे ताकि चीज़ों को ठीक किया जा सके। और इंडियन रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय के बारे में बात की हमने, जो कि 1772 और 1833 के बीच में रहा। ब्रह्म सभा बनाई कलकत्ता में, जो बाद में ब्रह्म समाज बना। काफ़ी रिफॉर्मेशन वर्क किया। और फिर उसके बाद में जैसे हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की थी कि उन्होंने भी एक पब्लिक को इक्वालिटी देने के लिए फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में तैयार कर दिया था। उससे पहले 14 जुलाई को 1789 में फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, और रेवोल्यूशन होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि लुई 16 की गवर्नमेंट हटा दी गई थी। उसके बाद में हमने बात की कि कैसे राजा राम मोहन राय जैसे रिफॉर्मर्स ने विडो की लाइफ को जो है उसके लिए काम किया कि विडो को भी दोबारा से मैरिज करने का अधिकार होना चाहिए, जो पहले नहीं होता था। सती सिस्टम को बैन करने के बाद ये एक और समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। राजा राम मोहन राय एक बड़ी कैंपेन चलाते हैं सती के सिस्टम के खिलाफ, और सती जब बैन हो गई तो उसके बाद अगला जो रिफॉर्मर्स का कैंपेन्स था वो ये कि सती से होने से जो बच गई विडो हैं उनकी रीमैरिज कराई जाए। डेफिनेटली राजा राम मोहन राय एक बहुत ही बेहतरीन अलग अलग लैंग्वेज के विद्वान थे। संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज को आती थी। राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे कि उनका मानना ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन से ही इंडिया की जो सोसाइटी में जो गलत प्रथाएं हैं, बुराइयां हैं, इविल्स हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है। ओके, उसके बाद में आप देखोगे ये सती प्रथा जो 1829 में बैन की, मैंने बताया था आपको लास्ट पेज में कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की मदद से ये चीज़ें बैन हो गई थी। ओके, उसके बाद देखिए आज हम पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के कुछ वर्डिंग, कुछ लाइनें, कुछ स्लोगन्स अपने पेपर में वो छापता है। जैसे मैंने उसके पेपर के बारे में बात की थी, संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका। संवाद कौमुदी, समाचार चंद्रिका 2 पेपर थे उसके, जिसमें वो अपने बहुत सारी बातें सती सिस्टम के अगेंस्ट बोलता था। जैसे ये बताया है कि वी फर्स्ट टाई दैम डाउन टू द पाइल, कि मतलब हमें पहले उन्हें जो बांधना चाहिए जिन्होंने इस तरह के सिस्टम को बनाया है।
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सती सिस्टम जो है गलत है सोसाइटी में, वुमेन्स आर बाय नेचर इन्फीरियर, अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिजोल्यूशन, कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि वुमेन सोसाइटी में इन्फीरियर हैं, गलत हैं, बिना कोई रेजोल्यूशन किए, बिना कोई बात किए ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाए तो गलत है। मैनी ऑफ देम ऑन डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी बिना इच्छा के, ठीक है, उनको सती कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। वो जब आग से भागने की कोशिश करते हैं, ब्लेजिंग फायर, तो फिर उसको हाथ पांव बांधकर उसको वापस आग में फेंक दिया जाता है, एक बलि के बकरे की तरह। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने पेपर में छापी और चीज़ें ठीक करने की कोशिश की। ओके, तो देखिए अब यहाँ एक और नाम आता है इंडियन रिफॉर्मर में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ देखिए ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की फ़ोटो दिखाई गई है, शायद यहाँ पर है, ये देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने बहुत काम किए गर्ल्स के लिए भी और विडो के लिए भी, समाज में सती ना हो, विडो जो है रीमैरिज कर पाए, ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो इन्हीं के बारे में है, जैसे कह रहे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने भी राजा राम मोहन राय की तरह ही एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया, कि बताया कि किसी भी हमारे वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा गया कि विडो रीमैरिज नहीं कर सकती। इन्होंने बताया, उनकी सलाह ये थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बंगाल के थे उन्होंने उनकी सलाह को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने माना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बातों को समझा। और जो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर थे, जैसे कि मैं ये कहूँ कि राजा राम मोहन राय जो जिनकी डेथ हो गई थी 1833 में, उसके बाद जितने भी आए, तो उन सब की सलाह को माना और एक कानून पास किया गया कि विडो रीमैरिज कर पाएंगी। 1856 में ये कानून पास कर दिया गया था। ध्यान रहे, विडो की रीमैरिज का एक्ट 1856 में पास कर दिया गया था। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज, जो इस तरह विडो की रीमैरिज के लिए अगेंस्ट होते थे, जो नहीं चाहते थे कि विधवाओं की शादी हो, उन्होंने विद्यासागर का बड़ा अपोज किया, उसे गांव से निकाल दिया, बाइकआउट हिम फ्रॉम द विलेज। फिर भी उसने जो है अपना काम करना नहीं छोड़ा। विद्यासागर ने बड़ी लंबी कैंपेन्स की, तब जाके औरतों को, विधवाओं को दोबारा से मैरिज करने का अधिकार मिले। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में ही 1856 के बाद ही बहुत सारी मूवमेंट चली विडो रीमैरिज के लिए और पूरे भारत भर में ये हुआ। इसी तरह देखिए एक और नाम आता है, एक और रिफॉर्मर का नाम आ रहा है यहाँ पर, तेलुगु स्पीकर, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी से हुए। ओके, इनका नाम था वीरेशलिंगम पंतुलू। वीरेशलिंगम पंतुलू जो थे, उन्होंने विडो मैरिज के लिए एसोसिएशन तैयार की कि हम विधवाओं की दोबारा मैरिज कराएंगे। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर इन बॉम्बे, बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे और बहुत सारे जो ज्ञानी विद्वान थे यंग एज के, उन्होंने भी इसमें साथ दिया। और साउथ से वीरेशलिंगम पंतुलू ने जो है फिर बहुत अच्छा काम करके दिखाया विडो रीमैरिज के लिए। जैसे यहाँ बॉम्बे के आसपास सबसे फेमस स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई जिसका नाम आर्य समाज, ये सब 1875 में बनी थी और ये भी विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। इस तरह से धीरे धीरे समाज की बुराइयां ख़त्म की जा रही थी। पहले सती प्रथा को बैन किया, फिर उसके बाद मेरी विडो रीमैरिज कराने के लिए जो है सपोर्ट किया। 1856 में कानून बनने के बाद भी सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें थी, लोग मान नहीं रहे थे बातों को, विडो रीमैरिज नहीं होने दे रहे थे। तो फिर ऐसे समाज सुधारकों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतुलू और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने काफ़ी साथ दिया, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। और फिर भी बहुत सारे विडो जो हैं नहीं हो पाई उनकी शादी, समाज में बार बार प्रोटेस्ट होता रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी उनको मैरिड करना आसान नहीं था सोसाइटी में। उनको अगर वो कर भी लेते मैरिज, वुमेन्स अगर मैरिज कर भी लेते थे तो उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते थे, यानी कि रूढ़िवादी लोग होते थे, परंपरावादी लोग होते थे, जो उनको बार बार इस कानून का अपोज करते रहे और विधवाओं की शादी ना हो इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करते रहे। इधर देखिए ये स्वामी दयानंद सरस्वती की फ़ोटो दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही फेमस, बहुत ही पूजनीय आर्य समाज का फाउंडेशन किया इन्होंने और बॉम्बे में किया, जो कि 1875 में बनी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हिंदुओं की गलत रीति रिवाजों का खंडन करेगी और जो है सपोर्ट करेगी वुमेन्स को। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर
वुमेन्स बिगिंस गोइंग टू स्कूल। अब जब समाज से सती सिस्टम और विधवा रीमैरिज यानी कि विडो रीमैरिज करने के जब कानून बन गए, सती सिस्टम को ख़त्म किया गया और विडो रीमैरिज के बाद में अब लड़कियों को स्कूल भेजने की बात थी। पहले लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए लोग अलाउड नहीं होते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी समाज में, लोग इसको गलत मानते थे, अलग अलग धारणाएं थी। जैसे कुछ धारणाएं तो ये भी थी कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो उनके हस्बैंड मर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा भी था कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो सकती है। ऐसी गलत धारणाएं थी जिसको गलत साबित किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने, महान समाज सुधारकों ने। ये समाज के बहुत ज़बरदस्त पिलर रहे हैं। हमारी सोसाइटी आज जो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम देख पा रहे हैं, अच्छे समाज है, बहुत बड़ा योगदान है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को नमन किया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीरेशलिंगम पंतुलू, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी का रुख ही बदल दिया। फिर बाद में बोस, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम, उसके बाद महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग सामने आए। लेकिन फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जो लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो देखो, बताया गया कि रिफॉर्मर अब महसूस करने लगे थे कि वो गर्ल्स को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए लड़कों के बराबर, ताकि वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हो जाए। क्योंकि जब तक लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि समाज में ऐसा होता है कि वुमेन्स ही वुमेन्स की कई बार दुश्मन बन जाती हैं। वुमेन्स ही मेंस के फेवर के लिए वुमेन्स को गलत सलत बोलती हैं, ताकि उन्हें मेंस का, जो फैमिली में मैन है और जो सोसाइटी के मेंस हैं उनके फेवर करें। तो मेंस का फेवर लेने के लिए वुमेन्स का सब जो है अपोज करने लग जाती हैं। तो ऐसा बहुत से होता था। तो इसीलिए उन्होंने बताया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कि भाई वुमेन्स को भी पढ़ाई लिखाई जाना चाहिए, ताकि उनके दिमाग थोड़े विकसित हों, उनको थोड़ी नई सोच आए। विद्यासागर जो कलकत्ता के रहने वाले थे और ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर बॉम्बे में इन्होंने स्कूल सेट किए गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। और जब पहला स्कूल ओपन हुआ मिड 19th सेंचुरी में, तो लोग डर रहे थे स्कूल में नहीं भेजेंगे हम लड़कियों को। और वो डर रहे थे कि अगर लड़कियां जो है अब घर से बाहर जाएंगी तो वो घर के काम, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, वो नहीं सीख पाएंगी, वो उससे दूर हो जाएंगी। मोरोवर गर्ल्स, ज़्यादातर जो गर्ल्स को गांव के बीचों बीच से निकलना होगा, यानी कि ट्रैवल्स फ्रॉम द पब्लिक प्लेस, उनको वहाँ से निकलना होगा। तो ये उनके ऊपर, भाई स्कूल पहुँचने के लिए उनको गांव के बीच से निकलना होगा, तो ये उनके ऊपर गलत असर डाल सकता है। तो इसलिए वो स्कूल लड़कियों को नहीं भेजना चाहते थे। बहुत सारी फैमिली के लोग नहीं भेजना चाहते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खूब कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए तैयार लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते थे, महसूस करते थे कि इससे करप्शन, मतलब कि उनके दिमाग में एक करप्टिंग इफेक्ट बनेगा। और वो ये महसूस करते थे कि लड़कियां अगर पब्लिक प्लेस से दूर रहें तो ही ठीक है, गांव की चौपाल से या शहर के बीच से वो निकल रहे हैं तो लोग उन पर टीजिंग करेंगे, छेड़खानियाँ करेंगे, तो उनकी इमेज ख़राब होगी और बाद में उनकी शादी करना पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की बातें सोचते थे। कहीं ना कहीं आज भी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं इन बारे में। फिर भी जैसे तैसे करके 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन्स जो हैं, वो जो कि अपने परिवार में अपने फादर, लिबरल फादर्स के थ्रू, जो थोड़े आज़ाद ख्यालों के उनके पिता थे, वो पढ़ पाई, उनके हस्बैंड उनको पढ़ा पाए। और फिर उन्हीं ने ही बहुत सारी आगे जो है रेवोल्यूशन किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे या विद्यासागर थे, उनका सपोर्ट किया ताकि लड़कियां पढ़ पाएँ। मतलब क्या, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए आगे आई। जैसे कि एक वुमेन का नाम यहाँ पर आ रहा है जो काफ़ी फेमस रही उस टाइम में, रस सुंदरी देवी, जो बंगाल की थी। और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया वुमेन्स के एजुकेशन के लिए। कहते हैं कि ये खुद एक ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में, फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल, रातों रात करके इन्होंने पढ़ा है, जबकि बहुत मुश्किलों से पढ़ पाई हैं ये। और फिर उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए। अब आगे देखते हैं हम कि गर्ल्स के लिए स्कूल तो बना दिए गए, और फिर और भी अलग अलग जगह पर भी, समाज के और हिस्सों में भी, कंट्री के दूसरे भाग में भी फिर स्कूल बने। जैसे कि आर्य समाज के लोगों ने फिर पंजाब में स्कूल बनाया। ज्योतिराव फुले ने फिर महाराष्ट्र में लड़कियों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाया। ज्योतिराव फुले भी बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए अपने टाइम के, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए कास्ट के लिए। ज्योतिराव फुले की बुक 1873 में छपी थी, गुलामगिरी, और ये बुक बहुत ही अच्छी बुक थी, जो कि समाज में जो जाति पाति है और जो छोटी जाति के लोगों को गुलामों की तरह रखा जाता है उसके लिए लिखी गई। वैसे इस बुक में अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के बारे में काफ़ी बातें लिखी गई हैं कि कैसे उन्होंने वहाँ दास प्रथा ख़त्म कर दी। तो उसी से इंस्पिरेशन थी ये बुक। और फिर
काफ़ी अच्छे काम किए। तो नए नए रिफॉर्मर सामने आ रहे थे, जैसे हमने देखा भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है, उसके बाद में वीरेशलिंगम पंतुलू है, और फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, और अब देखे रस सुंदरी देवी, और यहाँ पर आ गए फिर ज्योतिराव फुले। समाज के इन रिफॉर्मर को हम समाज का आइडल और पिलर कह सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा समाज आज इतना अच्छा है। कुछ एरिस्टोक्रेट मुस्लिम हाउस होल्ड जो नॉर्थ इंडिया के थे, ठीक है, वो उनमें भी, उन परिवारों में भी जो थोड़े अमीर परिवार से थे, थोड़े शाही खानदान के लोग थे, नवाब टाइप के लोग थे, उनमें भी अब वुमेन्स जो है कुरान वगैरह अब पढ़ने लिखने लगी हैं अरेबिक लैंग्वेज में। पहले नहीं होता था कि औरतों का अधिकार नहीं थे कुरान पढ़ने के, लेकिन अब वो पढ़ने लिखने लगी। दे वर टोट बाई वुमेन्स, उनको पढ़ाया गया। घर पढ़ाने के लिए आते थे, इन ऐसी वुमेन्स को लोग मौलवी घर पढ़ाने के लिए आते थे, क्योंकि वो शाही लोग थे। इन्हीं में से एक वुमेन का नाम है जो कि अच्छे ख़ानदान से थी, मुमताज़ अली, और उन्होंने कुरान के अंदर बहुत सारी बातों को रीइंटरप्रेट किया। बताया कि कुरान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि भाई लड़के को ना पढ़ाया जाए। वुमेन एजुकेशन के विरोध में नहीं है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म चाहता है कि वुमेन को पढ़ाया जाए, ताकि वो सोसाइटी में अच्छे बच्चों की परवरिश कर पाएँ, बच्चों को अच्छी नॉलेज दे पाएँ। काफ़ी बातें बताई इन्होंने। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल उनकी लिखी गई लेट 19th सेंचुरी में, आखिरी में, यानी कि 1890 के आसपास लिखी गई हैं। काफ़ी बातें लिखी उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में, मुस्लिम सोसाइटी के बारे में, ताकि लोगों के दिमाग बदल जाएं और लोग सही राह पर आ जाएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। वुमेन्स ने ही, मैंने कहा ना, वुमेन्स जब वुमेन का साथ देंगी तो डेफिनेटली उनकी कंडीशन सुधर जाएगी। धर्म के बारे में, डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी चीज़ें लोगों की बदल गई। ठीक है, अब वुमेन्स जब पढ़ लिख गई तो वो वुमेन्स के बारे में लिखने लगी, उनकी कठिनाइयों के बारे में लिखने लगी। जैसे 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर में मुस्लिम वुमेन जो थी, जैसे बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें नोट की अपनी सोसाइटी की, और उनके बारे में बताया कि ये चीज़ें गलत है। उन्होंने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। बेगम ऑफ भोपाल, याद रखना हमें, ये वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने, वुमेन्स को पढ़ाने लिखाने की बात कही। इन्होंने प्राइमरी स्कूल भी बनाए अलीगढ़ में, याद रखें, इन्होंने अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल बनाए थे लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए। और फिर बाद में एक ऐसा ही नाम और आता है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें होने लगी। इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए कलकत्ता और पटना में स्कूल खोले। ध्यान रखें, बेगम ऑफ भोपाल ने स्कूल खोले थे अलीगढ़ में लड़कियों के लिए, और बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने स्कूल खोले थे कलकत्ता और पटना में। ठीक है, और इधर बॉम्बे में स्कूल खोला गया आर्य समाज के थ्रू, और मुमताज़ अली ने कुरान को रीइंटरप्रेट किया। स्कूल तो नहीं खोले, लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उर्दू नॉवेल, जिनमें वुमेन्स की कठिनाइयों के बारे में बात लिखी। तो हमें इस पेज में काफ़ी नॉलेज मिली कि कैसे इन्होंने शुरुआत की वुमेन्स की कंडीशन को सुधारने के लिए। और ये देखिए, एक महिला स्कूल के बारे में दिखा रखा है, स्टूडेंट ऑफ महिला विद्यालय, जो 1875 में आप देख सकते हैं। महिला हिंदू महिला महाविद्यालय जो लिखा हुआ है 1875 में बना, जहाँ पर 19th सेंचुरी में जो है गर्ल्स यहाँ पढ़ने के लिए भेजी गई हैं। वैसे तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आई हैं और पढ़ने के लिए। गर्ल्स को यहाँ पर अलग अलग प्रकार की नॉलेज दी जाती थी। बॉयज़ जैसे उस टाइम में पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग इनको नॉलेज दी जा रही है। देखिए, ये स्कूल बना हुआ है, यहाँ ये लड़कियाँ पढ़ रही हैं, या इनके लिए टीचर्स हैं यहाँ पे, और ये लोअर क्लास की गर्ल्स भी हैं और अपर क्लास भी हैं इसमें कुछ जो पढ़ाई जा रही हैं। वैसे मुश्किल होता था पहले लोअर और अपर कास्ट के लोगों के साथ रखना, मैनेज करने की कोशिश की जाती थी किसी तरह, लेकिन फिर भी ये अच्छी शुरुआत थी। ओके, अब ज़रा बात करते हैं कुछ और लोग। तो जब ये स्कूल खोले जा रहे थे तो बहुत सारे जो, जिसमें बता रहा था कि भाई क्रिटिक कर रहे थे, ये जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, उन्होंने जो पुराने परंपरावादी लोग थे उनके ऊपर बहुत सारे क्रिटिक किए कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए सोसाइटी में। उनको एजुकेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो उन्होंने क्रिटिक किया। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने बिना डरे क्रिटिक किए कंजर्वेटिव आइडियाज़ के ऊपर कि गलत है ये चीज़ें, जो गलत है सो गलत है। आर्गूमेंट किया रिलीजियस लीडर्स के ऊपर, जिन्होंने गलत फेथ बनाए हुए थे, जिन्होंने गलत जो तरीका अपनाया था कि भाई हम ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर। वुमेन्स के जो प्लेस के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे थे कि भाई औरतों को ऐसे समाज में ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, उसके बारे में उन्होंने उनकी धारणाओं को गलत साबित किया, बहुत सारे क्रिटिक किए। फिर 1880 के आसपास आप देखोगे इंडियन वुमेन्स
जो यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री करने लगी, मतलब पढ़ने लिखने प्राइमरी स्कूल के बाद वो आगे बढ़ी और डॉक्टर बनने लगे, टीचर बनने लगे और बहुत सारी वुमेन्स तो राइटर बन गए, लिखने लगे और क्रिटिकल व्यूज़ उनके छपने लगे सोसाइटी के बारे में जो गलत थी। ऐसी एक बहुत अच्छी रिफॉर्मर यहाँ पर आई हैं जिनका नाम है यहाँ ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे एक वुमेन रिफॉर्मर थी, पूना की रहने वाली, जिन्होंने पूना में एक विडो होम भी बनाया वुमेन्स के एजुकेशन के लिए। पूना में एक विडो होम तैयार किया गया और उसके बाद यहाँ इन्होंने एक बुक भी लिखी जो बहुत ही फेमस हुई, स्त्री पुरुष तुलना। ये बुक ताराबाई शिंदे की बहुत ही अच्छी बुक थी जिसमें मैन और वुमेन की पोजीशन को सोसाइटी में तुलना की गई थी, उसको कंपैरिजन किया गया था कि कैसे सोसाइटी में वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और मेंस को ज़्यादा पावर दी जाती है। तो उन्होंने ये सब कुछ जो है यहाँ इस अपनी बुक में लिखा, स्त्री पुरुष तुलना। ये याद रखें, ये बहुत ही फेमस बुक थी, ताराबाई शिंदे की बुक थी ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया। तो ये बहुत ही फेमस ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, मतलब कि बहुत ही बड़ी विद्वान रही हैं संस्कृत की पंडिता रमाबाई। आपने 7th में पढ़ा भी था। ये चोरी छुपे पढ़ती हैं और फिर उसके बाद महान संस्कृत की विद्वान बन जाती हैं। इनको और भी लैंग्वेज आती थी। तो देखिए इन्होंने भी महसूस किया कि हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें गलत है, ऑप्रेसिव टुवर्ड वुमेन। ये वुमेन्स के लिए लोग गलत सोचते हैं और उनको पढ़ाना नहीं चाहते और उनके इसलिए उनकी लाइफ को बड़ा टिपिकल कर देते हैं, बड़ा क्रिटिकल कर देते हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी बुक लिखी, मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर क्लास, कि अपर कास्ट की जो वुमेन्स होती है कितने बंधनों में बंधे होते हैं, उनको किस तरह की डोमेस्टिक ड्यूटी उनके ऊपर लगा दी जाती है और वो हमेशा इनका पालन करती हैं। उन्हें सिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें जो कि अनवांटेड होती हैं। उसने एक विडो होम पूना में तैयार किया, पंडिता रमाबाई एक विडो होम तैयार करती जहाँ विधवाओं को, वो जो दुखी विधवाएं थी जिनको सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दिया या दुखी किया, परेशान किया, जो अपने हस्बैंड के थ्रू गलत तरीके से ट्रीट की गई, बैडली ट्रीटेड बाय हस्बैंड, तो उनको उन्होंने जगह दी या उनके रिलेटिव ने उनको टॉर्चर किया। यहाँ वुमेन्स को पंडिता रमाबाई पूना के स्कूल में ट्रेंड भी करती थी, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट भी मिल जाती थी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी भाई। अब ये ज़रूरत नहीं है कहने की कि भाई इन सब ने मिलकर ऑर्थोडॉक्स जो यहाँ पर परंपराएं थी, मतलब कि गलत धारणाएं थी, उनको ख़त्म किया और उनके लिए जागरूक हुए। और हिंदू नेशनलिस्ट भी इसके लिए फिर सामने आए। उन्होंने महसूस करना शुरू किया, जो हमारे हिंदू राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने महसूस किया कि हिंदू वुमेन्स वर अडोप्टिंग वेस्टर्न वे एंड दे वुड करप्ट हिंदू कल्चर। कि बहुत सारे हिंदू नेशनल राष्ट्रवादियों ने ये महसूस किया कि भाई हिंदू वुमेन्स वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं और वो हिंदू कल्चर को ख़त्म कर देंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, वो गलत सोच रहे थे। उन्होंने अपने ये भी कहा, वुमेन्स के ऊपर ये आर्ग्यूमेंट किया, वुमेन्स को लांछन लगाया कि ये कि भाई वो ये जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ है उनको वो ख़त्म कर रही हैं। तो जो हिंदू सोसाइटी में जो वुमेन्स के लिए बनाए गए नियम है वो तोड़ रही हैं उनको। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ने भी, जो परंपरावादी मुस्लिम थे, उन्होंने भी बहुत चिंताएं जताई कि ये जो बदलाव आ रहे हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन औरतें अपना रही हैं, ये बहुत गलत है। तो ये काफ़ी चीज़ें हुई। फिर 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते वुमेन्स खुद भी बहुत बड़े लेवल पे रिफॉर्म में एक्टिव हो गई। जब सोसाइटी में इनके लिए बहुत गलत जो आर्गुमेंट होने लगे तो ये भी तैयार हो गई। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, मैगजीन लिखी, स्कूल बनाए, ट्रेनिंग सेंटर खोले, वुमेन एसोसिएशन बनाई और अपने आप को संभालने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने पॉलिटिकल जो है प्रेशर ग्रुप भी बनाए ताकि जो ऐसे लोग हैं जो क्रिटिक करते वुमेन्स के ऊपर, उनको अधिकार नहीं दिलाना चाहते, उनके खिलाफ कानून बन सके। वुमेन्स को वोटिंग राइट दिलाने के लिए भी तैयारी हुई, लॉ फॉर फीमेल सफरेज, राइट टू वोट, उनको अधिकार मिले वोटिंग के, बेटर हेल्थ केयर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, एजुकेशन मिले वुमेन्स के लिए। और बहुत सारे टाइप के जो है बहुत सारी वुमेन तो नेशनल मूवमेंट में भी ज्वाइन हुई भारत को आज़ाद कराने के लिए, और सोशलिस्ट मूवमेंट में भी ज्वाइन हुई। 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो वो इसमें शामिल हुए। 20th सेंचुरी में हमारे जैसे बहुत फेमस लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी इनका बड़ा सपोर्ट किया ताकि वुमेन्स को बराबरी दी जा सके, फ्रीडम मिले थोड़ी, उन्हें सोसाइटी में इतना दबा कर ना रखा जाए। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई अगर भारत पूरी तरह आज़ाद हो जाता है तो वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलेंगे, या भारत के आज़ाद होने से पहले भी वुमेन को हम वोटिंग राइट देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। आज़ादी के बाद फिर वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले और उन्होंने भी एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में, यानी कि अंग्रेजों को भारत से भगाने में वुमेन्स ने पार्ट किया। तो काफ़ी नॉलेज भरा लेसन है ये, ठीक है। ये ताराबाई शिंदे की बुक स्त्री पुरुष तुलना का एक भाग दिखाया गया है
कि वंस ए वुमेन्स हस्बैंड डाइड, जब एक वुमेन का हस्बैंड मर जाता तो कितनी मुश्किलें होती है। इज़ नॉट वुमेन लाइफ, कि ये एक औरतों का जीवन नहीं है। एज डियर टू हर एज योर इज़ टू यू। वो आदमियों को टारगेट करते हुए चल रही है। वो कह रही है कि हमारा जीवन उतना आसान नहीं है जितना कि तुम्हारा है। आदमियों के लिए तो समाज में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे उनका डोमिनेंस है पूरा। वुमेन्स बहुत मुश्किलों में हैं, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मैन ऑल टुगेदर, मतलब कि बहुत गलत है उनके लिए। उन्हें मिट्टी की धूल समझा जाता है। मेड फ्रॉम डस्ट फ्रॉम अर्थ रॉक्स रस्टेड आयरन, कि आदमियों की तरह ही प्रकृति ने उन्हें भी मिट्टी धूल और इन सब चीज़ों से बनाया है। लेकिन लगता है कि तुम लोगों को भगवान ने प्योरेस्ट गोल्ड से बनाया है। मतलब आदमियों के बारे में कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को तो ठीक है मिट्टी से बनाया, लेकिन तुम्हें गोल्ड से बनाया, तो तुम सोसाइटी में अच्छी पोजीशन पे हो। यू आर आस्किंग मी, तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुमेन्स के हस्बैंड जो है जब वो मर जाती हैं तो क्या वो हमेशा के लिए इज इन स्टोर फॉर हर, क्या हमेशा के लिए बस वो उसी के लिए रहेंगी। द बार्बर कैम इन टू स्लेव और द कर्ल एंड हेयर ऑफ हर हेड। वो बार्बर आते हैं, विधवा औरत के बाल काट देते हैं और उसको तो गंजा कर देते हैं, तब उनकी आंखों में ठंडक पड़ती है। मतलब आदमी समाज में, पुरुष समाज में विधवाओं के बाल काट दिए जाते हैं, विधवाओं के लिए इतनी कंडीशन रखी जाती है, तब उनकी आंखें ठंडी होती हैं, तब वो थोड़ा शांत होते हैं। वुमेन्स इज शट आउट फॉर गोइंग टू वेडिंग। उन्हें शादी के लिए जो है जो बंधन में बांधा जाता है, उन्हें शादी के बंधन में बांध कर रिसेप्शन की जाती है और पूरी ज़िंदगी के लिए गुलाम कर दिया जाता है। मैरिड वुमेन्स पूरी लाइफ जो इस तरह के काम करती हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दी जाती है। जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं तो उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और हस्बैंड के मरते के साथ ही उनका दुर्भाग्य उनके सिर मत पे चढ़ दिया जाता है। और फेज इज नॉट बीन सीन, उसका चेहरा नहीं देखा जाता बल्कि उसे एक बैड ओमेन से देखा जाता है। तो ये स्त्री पुरुष तुलना वुमेन्स के लिए लिखी गई थी। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी। ये देखिए चाइल्ड मैरिज के लिए भी कानून बने, फिर ये लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये देखिए जब वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर एक बहुत ही छोटी उम्र में लड़कियों की शादी की जा रही है, लड़का और लड़की। इसमें वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं और जो लिखते हैं बहुत सारी चीज़ें वुमेन्स के बारे में और रिफॉर्म एसोसिएशन बनने लगती हैं और जो है लोग चैलेंज करने लगते हैं कि इस तरह के कस्टम, इस तरह की परंपराएं ना हो, बाल विवाह ना हो, चाइल्ड मैरिज को रोका जाए। इंडियन जो कानून है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर एक कानून पास किया गया इंडियन सोसाइटी में और चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया गया 1929 में। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बना और बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारी स्ट्रगल हुई, कानून बनाया गया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी 18 एज से कानून बना कि 18 एज से नीचे और 16 की एज में लड़कियों की और 18 साल की उम्र में लड़कों की शादी होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए शादी। अगर ऐसा हुआ तो सज़ा हो सकती है। 1929 में उस समय लॉर्ड इरविन थे, तो लॉर्ड इरविन के लीडरशिप में, लॉर्ड इरविन उनकी लीडरशिप में ये जो कानून बना था, यानी कि जो बाल विवाह बंद कर दिया जाए, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1929 में बना। ये बहुत अच्छा कानून था जिससे वुमेन्स को अधिकार मिल जाने थे। तो इस पार्ट में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए पूरी तैयारियां हुई, रिफॉर्मर्स ने भी बहुत मेहनत की इसमें और फाइनली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट बन गया 1929 में और बच्चों की बाल विवाह जो होती थी वो रोक दी गई। 18 और 16 की एज डिसाइड कर दी गई। आजकल 21 और 18 की एज है मैन और वुमेन के लिए शादी के लिए, तो काफ़ी अलग था। ये देखिए ये जोड़ा दिखाया गया है जो 8 साल का ही है और ये लड़की तो और भी छोटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ ऐसा होता है, चाइल्ड मैरिज की जाती थी 20वीं सेंचुरी में ऐसा, तो उसको रोका गया। आज भी 20% गर्ल्स इंडिया में जो कि 18 एज से नीचे उनकी शादी कर दी जाती है, लेकिन सोसाइटी अवेयर नहीं होती, कानून का पालन नहीं होता, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज के इस पार्ट में हमने देखा, काफ़ी चीज़ें सीखी हमने। पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्मर आए और उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई। ओके, तो आई थिंक आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, पार्ट 2, और बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप इसको ज़रूर देखें, बार बार देखें और ये आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।